अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें इंतखाबात को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया गया कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको एक बार फिर से मुलतवी किया जाए। ये करारदाद पेश की गई थी सेनेटर दिलावर खान की जानिब से और इसमें ये कहा गया कि केपी और दीगर जो बाला इलाके हैं वहाँ पर मौसम इंतहाई सर्द है और इलेक्शन प्रोसेस का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कहा गया कि कुछ अमन अमान की सूरत हाल भी वहाँ पर मखदूश है। हवाला दिया गया मौलाना फजल रहमान पर हमले का, मोहसिन दावड़ पर हमले का, और इसके अलावा ये कहा गया कि बलूचिस्तान में और केपी के कुछ इलाकों में इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो है वो थ्रेट्स मौजूद हैं। वहाँ पर इलेक्शन रैली का इनेकाद करना इंतहाई मुश्किल है, लिहाजा इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। तो ये अहम तरीन चीज़ सामने आई है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये था कि वो जमातें जो कि ये दावा करती हैं कि वो इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, इलेक्शन में जाने के लिए वो हमा वक्त तैयार हैं, उनकी जानिब से भी इसकी मुखालिफत नहीं की गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ये करारदाद सेनेट में पेश की गई उस वक्त सिर्फ 14 अरकान वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने जो है करारदाद की मुखालिफत की थी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी इलेक्शन केस में इस्तफसार किया था, रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शन के हवाले से बात ना की जाए, कयास आराइयाँ ना फैलाई जाए। मीडिया को हिदायत सादर की थी कि अगर आपने इलेक्शन की बात करनी है तो अपनी बेगम के साथ बात करें, मीडिया पर आकर बात ना करें, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा ना करें। लेकिन अब ऐवान बाला में ये करारदाद मंजूर हो जाना कि इलेक्शन मुलतवी करवा दिए जाएं, क्या दोबारा से गैर यकीनी की सूरत हाल जन्म ले रही है? जाहिर है सेनेट में ये बात हुई है और बात हमें भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहतराम हम करते हैं और इस पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ऐवान बाला में ये बात उठ चुकी है तो जाहिर है मीडिया भी बात करेगा और आपकी भी ये मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है कि जनाब सेनेट ने ये खबर दी है। तो हमें ये देखना है कि जहाँ कोरम पूरा नहीं है, जहाँ महज 14 अरकान मौजूद हैं, जहाँ पर ये सारी सूरत हाल है, किसी ने खुद अफनानुल्लाह साहब को ही ये काम तो कर सकते थे ना कि वो कोरम की निशानदेही करते और गिनती पूरी होने पर जो है वो ऐवान जो इजलास जो है वो मुलतवी हो सकता था, ये खत्म हो सकता था। हम तो इसको नीम रजामंदी कहेंगे अफनानुल्लाह साहब की कि उन्होंने पहले तो कोरम की निशानदेही करते। जनाब ये करारदाद पेश हो रही है, पहले ये तो देखें कोरम पूरा नहीं है। जब कोरम पूरा नहीं है तो इजलास कैसे हो सकता है? एक तो इजलास हुआ और कोरम पूरा ना होने के बावजूद हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कतई यकीन दहानी थी उसके बरक्स इंतखाबात को मुलतवी करने की बाकायदा करारदाद मूव हुई और उस करारदाद में जिसमें कोरम भी पूरा नहीं था वहां पर ये करारदाद पास की गई और इसमें एक एक दो उन पार्टियों के लोग भी बैठे हुए थे जिन लोग जो कहते हैं हम इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मुहिम चला रहे हैं, ये सारा कुछ भी हो रहा था। क्या 14 सेनेटर, हम तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, मैं जाती तौर पर सबका एहतराम करता हूँ, एक एक पार्लियामेंट के रुकन का, क्या ये पूरे ऐवान पर हावी हो सकते हैं? एक 100 से जायद अरकान जो हैं इस हाउस के हैं और क्या 100 अरकान की राय जो है वो 14 अरकान का से अपना इजहार करती है? एक नामुकम्मल कोरम से इस बात का इजहार करना और इसकी निशानदेही किसी भी तरफ से ना होना कि कोरम मुकम्मल नहीं है। अगर निशानदेही हो जाती तो कोरम जो है वो इजलास टूट जाता, खत्म हो जाता, इजलास की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा ये होता है घंटियां बजाई जाती हैं और वो अगर और आ जाते तो फिर बहस बड़ी हो जाती है, फिर ये भी हो सकता है कि नामंजूर हो जाती है, और लोग भी आ जाते। जब एक जैसे लोग मौजूद थे और एक मुखालफत करने के लिए भी एक बंदे को मौका दिया गया है तो वो पहली मुखालफत तो ये करना जनाब कोरम पूरा नहीं है, इसको आगे ना चलाएं इजलास को पहले कोरम पूरा करें। कोरम पूरा नहीं किया गया तो मेरा ख्याल है कि हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और ये करारदाद जो है इतनी ज्यादा संजीदा नहीं है, ना तो ये कानून है ना ये हुक्म है, ये करारदाद है जिसमें मगर साहब यकीनन जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ये चंद सेनेटर्स की राय तो हो सकती है लेकिन इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बहस इस पर जो है वो शुरू हो गई है और अगर हम बात करें उन 14 सेनेटर्स की तो वो ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज की वहां पर नुमाइंदगी थी। वहां पर पीटीआई के गुरदीप सिंह मौजूद थे, बहरम अंतंगी पीपल्स पार्टी से थे, बाप के थे, जेयूआई के थे,
इवन के अफनानुल्लाह नून लीग के वहां पर मौजूद थे। तो हम ये तो फिर एक कयास शायद कर सकते हैं कि इस वक्त सियासी जमातें इस मूड में नहीं हैं कि वो इलेक्शन में जाएं। नहीं, सियासी जमातें इस मूड में हैं, हम ये क्यों नहीं फर्ज करते हैं? और उनमें से एक एक दो दो जो इस मूड के हैं, उन्होंने ये सोच कर ऐवान में चले गए हूं कि एक करारदाद मंजूर कर लेते हैं। हम ये क्यों ना सोचें कि जनाब 100 अरकान में से 14 अरकान आए हुए थे और एक जो है वो 15वें वो हमारे चेयरमैन सेनेट थे जो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्हें जो है ये करारदाद पेश करते हुए एक तो ये कि खुद सोचना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतना कतई तौर पर कह चुकी है कि इस डेट से आगे नहीं जाना है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है तो इस तरह की करारदाद ऐवान में पेश होना, अब क्या हम खुद कहते हैं कि जनाब इदारों में टकराव नहीं होना चाहिए, तो क्या सेनेट के ये 14 अरकान सुप्रीम कोर्ट से टकराना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के साथ जाकर एक महाजराई की कैफियत पैदा करना चाहते हैं? कहते हैं ये हमें शिकायत ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अदलिया की तरफ से पार्लियामेंट के ऐवान में, पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत होती है, लेकिन ये तो खुद पार्लियामेंट का और ऐवान, पार्लियामेंट के ऐवान बाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मामले में मुदाखलत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कतई डेट दे चुकी है। तो ये कैसे कर सकता है ऐवान बाला कि वो इस तरह की करारदाद, और चेयरमैन सेनेट खुद सदारत कर रहे हो, तो वो इस सारे सूरत हाल में क्यों, इस सारी सूरत हाल पर करारदाद पेश होने क्यों दी? क्यों उन्हें मना कर देना चाहिए था, ये करारदाद पेश नहीं हो सकती, ये कहना चाहिए था। और अगर करारदाद पेश हो गई थी तो सेनेटर अफनानुल्लाह को उठकर खड़े हो जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब ये करारदाद पेश नहीं हो सकती, इसलिए कि कोरम पूरा नहीं, जब कोरम पूरा नहीं है तो फिर आप किस लिए ये सारी बहस कर रहे हैं? अच्छा सर, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि कवानीन बनाना पार्लियामेंट की इख्तियार है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, किसी को भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कह दिया है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अगर कोई और फरीक सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस करारदाद को जवाब बनाकर कहता है क्योंकि जो सेनेट में अराकीन हैं वो अवाम के नुमाइंदे हैं तो इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए क्योंकि ये करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर हुई है, तो उसके बाद का मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है या हो पाएगा? नहीं, जब कोरम पूरा नहीं है तो कसरत राय क्या होती है? सर 2 मरतबा ये रेजोल्यूशन कसरत राय से मंजूर हुई, 2 मरतबा पेश हुई, 10 मरतबा पेश हुई, कोरम पूरा नहीं है और उसके अंदर जो है वो चंद अरकान बैठे हुए हैं और वो उस पर बहस कर रहे हैं। हम भी वो सारी बहस को होता हुआ देख रहे थे। और ये किसने अरेंज की, क्यों अरेंज की, क्यों ये बहस हुई है, इसके बारे में एक सवाली निशान होगा। मीडिया को, सियासी जमातों को, सबको और अदलिया को यकराय होना चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए, इसमें और कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हमें स्टैंड करना चाहिए, मीडिया को भी स्टैंड करना चाहिए कि जनाब इलेक्शन के लिए वक्त मुकर्रर हो चुका है, उसे अपने टाइम पर होना चाहिए। और ये ऐवान का नहीं है, ऐवान के 14 अरकान या जितने भी अरकान वह मौजूद है उनका, जिसका कोरम भी पूरा नहीं है, तो उनकी राय है ना, और उनकी भी एक रिकमेंडेशन है। करारदाद का क्या मतलब है? कोई बाइंडिंग है? ये पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान की कोई भी रेजोल्यूशन किसी के लिए बाइंडिंग तो नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के लिए बाइंडिंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन के लिए हुक्म नहीं हो सकता है, ना इस तरह का हुक्म दिया जा सकता है। ये एक रिकमेंडेशन आई है और एक डिमांड की गई है जिसे, ठीक है, मतलब ये एक राय है, सिर्फ इसको ज्यादा अहमियत हम नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अदालती की आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत कर रहा था। ताहयात नाअहली केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं, लोगों का एतमाद खो दे। चीफ जस्टिस का कहना है, हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच पे लगा देंगे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आपके मुताबिक नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जी डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। सिविल कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई बुनियादी आईनी हक ताहयात खत्म नहीं होता। कॉमन लॉ से ऐसी कोई मिसाल मुझे नहीं मिली। किसी का यूटिलिटी बिल बकाया हो और वो अदा हो जाए तो वो अहल हो जाता है। जहां जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से सवाल किया गया कि आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबात से पहले लग सकता है या बाद में भी लग सकता है।
वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर देखें तो इंतखाबात से पहले ही नाअहली होती है। दौरान समाज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी, पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहियात नाअहल कर देती है। हम आईनी तारीख और बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। काजी फायज ईसा बोले कि खुद को महदूद न करें, बतौर आईनी माहिर हमें वसी तनाजुर में समझाएं। काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से क्या अलग हैं। ये समाअत रही, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वो जल्द इस हवाले से शॉर्ट ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आज तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जल्द शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाए। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या फैसला आता है। 62(1)(f) का वो मामला है जो मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से इस मामले को जो है वो सामने इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके कागजात नामजदगी की अहलियत और नाअहलियत का फैसला इसी बुनियाद पर होना था कि 62(1)(f) में क्या उनकी ताहियात नाअहली ख़त्म होती है या नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि हमने सिर्फ आइन की तशरीह को देखना है, हम किसी एक सियासी केस को जो है वो नहीं देखेंगे, बल्कि इसका ओवरऑल असर क्या होगा इस हवाले से जो है वो हम तशरीह करेंगे। इसी मामले के हवाले से हम मजीद भी कुछ बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और हलकों की बात करते हैं कि NA 230 कौमी असम्बली का हलका कराची मलीर 2 है। इब्राहिम हैदरी सब डिवीजन लांढी 1, इब्राहिम हैदरी 1 और 2 के इलाकों पर मुश्तमिल है। NA 230 में वोटर्स की तादाद 2,50,009 है। NA 230 में सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों PP 86 और PP 87 की नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या है, क्या रुझान है उनका, किन लोगों को वो मुंतखब करना चाहते हैं, इस बारे में अरबाब अली चांडियों ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में माए गिरोह की सबसे बड़ी बस्ती इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ। 2018 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफीउल्लाह कामयाब हुए। उस वक्त इस हल्के का नाम 238 था, अब नया नाम इसका NA 230 है। यहाँ के माएगीर बेतहाशा मसाइल की शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद हर जमहूरी अमल में वो हिस्सा भी लेते हैं, मुंतखब नुमाइंदों को वोट भी देते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल हल हुए या जूं के तू हैं। इब्राहिम हैदरी की सूरत बहुत बुरी है। मैं खाली इब्राहिम हैदरी की बात नहीं करूँगा। इब्राहिम हैदरी, रेडी, लट बस्ती, चश्मा गोट, अली अकबर शाह गोट, जुम्मा गोट, एलियास गोट, बहुत सारा हमारे गोट है जो माइग्रों की कदीम बस्तियाँ हैं। वहाँ पे ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई। हमारे जो बच्चे पढ़कर जो ना यूनिवर्सिटी तक भी पढ़े हैं, लेकिन बेरोज़गार बैठे हैं। आज तक हमारे इब्राहिम हैदरी, रेडी, लट बस्ती से आपने कभी नहीं सुना होगा कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज इस तरह के किसी ओहदे पे नहीं पहुंचे। मसाइल तो बहुत हैं, मसाइल की कमी तो है ही नहीं ना। बंदे की महंगाई इतनी हो रही है, रूज पे जा रही है महंगाई। अब गरीब आदमी जो है ना पिसता जा रहा है। पानी मिल रहा है आपको? ना पानी है, गैस की कीमत डबल हो गई हुई है, बिजली की भी बिल डबल आ रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा? आवाम को जो है ना परेशान करके रखा हुआ है। आवाम को कोई नहीं सोचता है। आवाम के बारे में कुछ सोचे तो बंदा बोले कि वाकई भी हमारे लिए हैं, लीडर हैं। लीडर कोई नहीं, वो अपनी जेब भर रहे हैं। यहाँ पे मंशियात का ज़्यादा मसला है। अच्छा जी, मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो उनको रोकने के लिए कोई मुंतखब नुमाइंदे कुछ करते हैं या पुलिस वाले क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उनको, जो पीते हैं उनको पकड़ रहे हैं, जो बेचते हैं उनको नहीं पकड़ते। बेचने वालों को नहीं पकड़ेंगे तो पीने वाले से क्या होगा? बस यही है, अभी क्या कर सकते हैं। हल्के में तो इतने मसाइल हैं, गिनूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन मोटे मोटे 2-3 मसले, पानी, बिजली, गैस। ये देख रहे हैं, गैस मेरे हाथ में ही है, अभी भरवाइए। पानी कहाँ जाता है? पानी कहाँ जाता है ये तो आप यहाँ सामने पिछली तरफ चले जाएं, टैंकर ही टैंकर आ रहे जा रहे हैं, भर रहे जा रहे हैं। हम खुद अपने लिए टैंकर डालते हैं, तो इतने मसले। लाइट होती नहीं है। यहाँ के मसाइल आपकी नज़र में क्या है? यहाँ के मसाइल तो यही हैं, बिजली, गैस और क्या नाम है, ज़्यादातर बिजली की लोड शेडिंग है। उसके बावजूद जो मंशियात फरोशी हो रही है, इसका ही मसला है। अच्छा, मंशियात फरोश कुछ ज़्यादा ताकतवर है यहाँ? मंशियात फरोश ज़्यादा ताकतवर तो अल्लाह को पता है, लेकिन अभी जो बत्ताखोरी चल रही है, ये बत्तेखोरी के अंदर ही सारा सिस्टम चलता है।
आपको खुद को पता है कि गवर्नमेंट कैसी है। सर यहाँ के मसाइल क्या है, इसकी वजह से यहाँ के हल्के के लोग बड़ा सफर कर रहे हैं? अब बिजली के हिसाब है, यहाँ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब लोग हैं, भर नहीं पा रहे। इसी तरीके सुई गैस के बिल हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि भर नहीं पा रहे। और रोज़गार का ये हालत है कि रोज़गार नहीं है। महंगाई की ये हालत है कि लोगों की कमर सीधी नहीं हो रही। अब एक 30 तनख्वाह वाला जिसकी 30,000 तनख्वाह है, वो अपने घर में 8-10 हज़ार का बिजली का बिल आ जाए, सुई गैस का बिल आ जाए और घर की बीमारी वो कैसे पूरा करेगा? मसाइल ये कारोबार है नहीं, गरीबी में गुजार रहे हैं। यहाँ और बुनियादी चीजें आपको मिलती है, पानी, बिजली, गैस? बिजली अभी है नहीं, बिजली है ही नहीं। है ना, बैठे हैं काम के अंदर, बिजली हो तो कोई काम नहीं होगा। अच्छा, हाँ, बिजली अभी नहीं है। पानी क्या टैंकरों से लेते हैं आप? पानी हमारा तो टैंकर ही आते हैं अक्सर, या जैसे पंप से भरते हैं। अच्छा, टैंकर या पंप से भर के आते हैं। हाँ। नलों में नहीं आता है? नल में रेफ्रिजरेटर फिलहाल आता है, इस कब में आता है, आगे नहीं है। आगे नहीं है। कहीं कहीं आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं आता। गैस है यहाँ पे? गैस भी कभी होता है, कभी नहीं होता है। ये कभी होती है, कभी नहीं होती। यहाँ की क्या बुनियादी मसाइल है जिससे लोग यहाँ सफर कर रहे हैं? यहाँ पे एक तो गुर्बत है, क्योंकि लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, मजबूरी में मजदूरी के तहत निकलते हैं। पहली बात यह है कि हमारे गोट के जो MLA MP हैं इस चीज़ पे एक्शन नहीं उठाते हैं कि चूरा मावा गुटखा जो बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो गुटखा बिकता है बड़े पैमाने पर? हाँ, बिकता है, वो भी पुलिस की मार्फत। अगर पुलिस को कोई भत्ता दे रहा है तो बेच रहे हैं, अगर भत्ता नहीं मिल रहा पुलिस को तो नहीं बेच रहे। कोई नहीं पुलिस यहाँ भत्ता भी लेती है? बिल्कुल, पुलिस भत्ता लेती है। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 20 से 25 लाख रुपया उनका भत्ता बनता है। यहाँ पे मंशात का लोग, यहाँ के जो है हालत बहुत बुरी है। मकामी लोग आप जाके देखोगे सैलानी की रोटी खा रहे हैं। यहाँ के मकामी लोग सैलानी की रोटी क्यों खा रहे हैं? रोजगार ना होने की वजह से खा रहे हैं ना, वरना सैलानी पे कौन जाता है? मजबूरी लेके जा रही है लोगों को। जी, यहाँ के हल्के के लोगों के मसाइल आपने सुने, किस तरह की सूरताल से ये फेस कर रहे हैं। ज़हनी गुलामी, गुर्बत, पानी का ना होना, बिजली और गैस का गायब होना, और इसके साथ जो अलग से मसाइल हैं जो कि सियासी असर रसूख के बुनियाद पर भी यहाँ किए जाते हैं। अब तक हमें इजाज़त दें, इस हल्के के बारे में फिर नए हल्के में नए मसाइल के साथ आपसे मुलाकात होगी। जी, अरबाब अली चांडियों की खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब कुछ बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 128 की। आम इंतखाबात 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त ये NA 130 थी। नई हल्का बंदियों के बाद NA 128 करार पाई, जिसमें चिड़ियाघर कॉलोनी, कोइंस रोड, बारिश रोड, जेल रोड और मजंग, कुर्बान लाइन, गुलबर्ग, जफर अली रोड, इत्तेहाद कॉलोनी गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी गुलबर्ग, कैवलरी ग्राउंड, क्वार्टर शाह जमाल टाउन, 5 गुलबर्ग, मॉडल टाउन और फैसल टाउन के इलाके शामिल हैं। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 6,78,006 है। आम इंतखाबात में 3,47,900 मर्द और 3,30,106 खवातीन वोटर्स ने यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। NA 128 हल्के की कुल आबादी 9,70,499 नफूस पर मुश्तमिल है। ये हल्का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मारूफ है। तो वहाँ की आवाम 8 फरवरी के इंतखाबात में किसको सिलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी, ये जानते हैं रिपोर्ट में। इस वक्त मैं NA 128 में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और उन्होंने कितना का इस इलाके का ख्याल रखा, कितने काम करवाएं। यहाँ के रहायशियों से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का नाक़िस निज़ाम है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लाइटें कोई नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इचरा से लेके और आप ये बुखारी मार्केट तक ये पूरा जो इचरा है ये मुतासिर ही हुआ है इससे, और ख़ासकर ये हमारा मलक चौक अभी ये साल हो गया इस पानी को। आप ये देख ले, कैमरा पैन इधर घुमाएं, ये देखें, ये कल हमने उनके दफ्तर गए हैं और वहाँ पे हमने जाके ये सफाई करवाई है। चाहे MNA या MPA कोई यहाँ पे नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये हमारा जो नोगो एरिया इंडिया बन चुका है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता। वोट लेने जब आते हैं तब आते हैं। 2018 से बनी, उस तो बाद बनने नहीं आया और कोई बनाता नहीं। हुकूमत भी आई फिर भी किसी ने नहीं बनाई। तो नमाजी आते हैं परेशान होते, बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है इधर। हर चीज़ टुटी है, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ।
गटर बिल्कुल बंद है, लंघना मुश्किल हो जाता, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती सी, जाकर कपड़े पलीत कर देंगे सी। आप सानू आप नहीं समझ आ रही, सस्ता दराज तो कम पै ने, जरा कोई सड़क बनाता सी खोद के नहीं बनाता सी, उत्ते पत्ती पा के चल जाता सी, सड़कों उच्चियां हो गई, मकान सारे नीवें हो गए, यह काम करते रहने। गटर अज तक नहीं इन्होंने बनाया, अगे एक बंदा गटर बना रहा सी, तो मैं कह कि पे करना, एडे एडे रोड़े थले रख रहे हैं, क्या तो घंटा नहीं कटेगा, कहते जब तक टुटेगा नहीं बनेगा किमें। 128 NA की बदकिस्मती है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे गौर नहीं किया जा रहा। वोट लेने आ जाएंगे लेकिन इनके इलाके के बारे में सोचेंगे नहीं। अवाम मरे जो मर्जी करे, उनको अपना काम है बस। आगे वो बल्ब लगा देंगे, यार बल्ब लगा दिए हमने, गटर के ढक्कन देख लेंगे 2-4 बस, ये नहीं करेंगे कि यार ये रोड बनवाए इनके लिए। काम इतने होया ही नहीं, 6-7 साल हो गए ने इंजी चिक्कड़ बुरे हाल ते बौंके दिहाड़े रहे ने, ठीक है। पानी बाहर आ जाता, ठीक है, गटर बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जांदियां ने, हर बंदा परेशान है, नमाज पढ़न नहीं लोग जाते चिक्कड़ की वजह तो, ठीक है। तो चिक्कड़ देखो तुहाडे सामने कितना हो रहा है। 2 साल से डेली बिला नागा सुबह का वक्त पानी आ जाता है और शाम को निकल गया, फिर रात को आ जाता है। इधर दुकानदार तो परेशान ही परेशान है। ये सामने मस्जिद है और जो नमाजी हैं वो भी वो ऐसे पोंछे उठा कर जाते हैं, लेकिन किसी बंदे को कोई खुदा खौफ नहीं। कारकर्दगी के हवाले से बताएं, कारकर्दगी क्या रही है? कारकर्दगी किसी की भी कुछ नहीं रही। मैंने जो है वो बाकायदा वीडियोस बनाकर हमने शेयर भी की, सोशल मीडिया पे भी शेयर की, लेकिन किसी बंदे ने जो है ना वो कोई किसी किस्म का काम नहीं किया। बाकायदा अभी आप ये देख रहे हैं पानी खड़ा है, अभी ये 1 घंटे बाद यहाँ पे जो है ना वो पूरा चश्मा बन जाएगा। बारिश आ जाएगी, बारिश तो दूर की बात है ना, बारिश आ जाए तो समंदर बन जाता है, अभी चश्मा बन जाएगा घंटे तक, आप देखिएगा। गटर कड़े ने फुल भरे ने गंद नाल भरे पे ने, पानी कड़ा बाहर आ जाता। ये 2 बजे पानी बाहर आ जाता, सवेर में देखो तो इस वे जो सुक्का तो चिक्कड़ च खलोते ही मेरी गल हूँ ठह के फिर पानी आया ना, गटर भरे पे ने गंद नाल। बस बच्चे जो स्कूल जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, कई बंदे डिगते ने, इतने है कई जगह से कई बंदे डिगते ने। बुढ़ी परसों डिग पई है, मेरी गल सुनो, उन्हें कपड़े खराब हो गए ने, मेरी गल सुनो, कोई सुनता ही नहीं है। 2008 से 2013 में यहाँ सबसे बड़ा मसला था गैस का, और सुल्तान अहमद रोड भी बड़ा ख़राब था, और इस तरह के ना ये ज़ैलदार रोड भी बड़ा ख़राब था, सीवरेज सिस्टम बड़ा ख़राब था। ये खुद देख लें, लोगों ने खुद अपने थड़े बनवाए हैं, कोई इन्होंने साइड पे नहीं बनवाया। सीवरेज जो थड़े नहीं बनवा सकता उसने सीवरेज सिस्टम ठीक किया होगा, उसने बेड़ा गर्क किया यहाँ का, और पूरी सड़क का बेड़ा गर्क किया, लोगों ने मलबा डाल के। लोगों की मिलीजुली राय आपके सामने हमने दिखाई है, और लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर काम करवाएगा हम तो उसको वोट डालेंगे। अरसा दराज से ये सड़क ही नहीं बनी, यहाँ पर सीवरेज का नाकस निज़ाम है। अब देखना ये है कि यहाँ पे मुंतखब कौन होता है और अपना कितना किरदार अदा करता है इस इलाके को बनाने में, या सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने में, या गैस जो नहीं आती लोगों को काफ़ी परेशानी, उस हवाले से क्या अहम किरदार अदा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब बात कर लेते हैं सियालकोट के हल्का NA 73 की कि यह हल्का डस्का और पीरचक के इलाकों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों में बड़ी बरादरियां खोकर और शेख है। इस इलाके के क्या मसाइल हैं और वहां पर आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं अमीन रजा मुगल की स्पेशल रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डस्का के NA 73 के इलाका में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के सैयद अफ्तारुल हसन ज़ाहिर शाह साहब ने 1,17,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और वो कामयाब करार पाए थे, और उनके मध्य मुकाबले PTI के लिए अरशद मली ने 61,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। तो मैं आपको डस्का के अगर मसाइल की बात करूँ तो डस्का की जो चारों अंदरूनी सड़कें हैं वहाँ पर जो सीवरेज का मसाइल भी चल रहे हैं, इसके अलावा तजावज़ात है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, और ये जो मकामी मसाइल है वो जूं के तूं हैं। क्या आप समझते हैं कौन कौन से मसाइल आपकी नज़र में जो अभी तक मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए? क्या आपकी मसाइल तो डस्का से ये अरसा दराज से ही हो रहे हैं, आज तक किसी ने हल नहीं किया कोई भी। ये रोड देखो, जौन सा भी रोड देखो, ये सब टूटे फूटे नजर आए। जब वोटों की बारी आती है तो सब आते हैं कि हम बना देंगे, जब बारी आती है बोर्ड लेके चले जाते हैं, बस फिर वही हाल होता है। कारोबारी बंदा इतना परेशान है, ना लाइट आ रही है, बिल इतने आ रहे हैं दुकानों के, कारोबार मईशत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो डस्का के मुकामी इशूज़ हैं, मसाइल हैं, मुख्तलिफ रोड के सीवरेज का मसला है, तजावज़ात दीगर जो मसाइल हैं, क्या आप समझते हैं कि जो लोकल क़यादत आने वाली आ रही है वो इसको बेहतर कर सकती है? देखिए, बात ये है कि असल में कोई भी काम होने नहीं दिया।
ये PTI वालों इस तरह के मामला चला के रखे हैं कि मुल्क अपना, ये हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो भी मामला आते हैं जितने भी सभी डिस्टर्ब करके रखे हैं। ये हमारा एक मेन सिटी है डस्का, इसमें हमें काम चाहिए और मामला चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए। इन्नी महंगाई ना की है, दुनिया भुखी मरदी है पई, सानू काम नहीं करन देंदे ते कोई भी, सानू सौदा नहीं लाने देंदे माड़े बंदे नूं। लोगों ने लोकल इश्यूज का भी जिक्र किया कि जो डस्का के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, और अब कौन सी पार्टी यहाँ से कामयाब होगी और कौन सी पार्टी मुल्की सतह पर कामयाब पर बरसर इक़्तिदार आएगी, ये फैसला तो 8 फरवरी को ही होगा। अमीर रज़ा मुग़ल, सुनो न्यूज़, डस्का। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर से अफसोसनाक खबर देते हैं कि लाहौर के इलाका इचरा में घर में आग लगने से 4 बच्चे झुलसकर जान की बाजी हार गए। आग चौक बाबे आजम में बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर लगी और जांबाग बच्चों में 12 साला ईमान, 8 साला नूर फातिमा, 5 साला इब्राहिम और 2 साला इस्माइल शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। जी हाँ, फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं रेस्क्यू लाहौर के। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब तक इस हादसे के हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं, रिस्पांस टाइम क्या था इसके फौरी बाद रेस्क्यू का? देखें, एक बात याद रखिए कि रेस्क्यू 1122 के पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 के ऊपर जो कॉल आती है वो होता है। तो रेस्क्यू 1122 को तकरीबन 8:30 बजे कॉल रिसीव हुई है, 8:33 पे। रेस्क्यू 1122 के बिल्कुल साथ है ये चौक आजम, और हमारी गाड़ी बिल्कुल बड़े मिनिमम टाइम के साथ वहां पे पहुंची। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे आग कब लगी है और वहां पे इंसिडेंट क्या हुआ है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा। लेकिन रेस्क्यू जब वहां पे पहुंचा तो दैट वाज वेरी सैड इंसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली 4 बच्चों की जो बॉडी थी वो जब वहां से हमने जाते ही थोड़ी सी आग थी, उसको जब बजाया गया, 5वें फ्लोर के ऊपर थी, वो 4 बच्चे देवर कम्प्लीटली बर्न। तो सबसे अहम बात ये होती है कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसकी जो टाइमली कॉल है वो उसे फौरी कर देना चाहिए। अब इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि क्या हुआ है एंड व्हाट वाज द रीजन। लेकिन जब रेस्क्यू वहां पे पहुंचा तो एवरीथिंग वाज ऑलरेडी बर्न एंड ऑलरेडी डेड 4 किड्स। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम खुद इस बात पे हैरान हैं कि हमें जब ये कॉल आई है, इवन आई हर्ड पर्सनली ऑल द कॉल्स जब हमें वो कॉल रिसीव हुई हैं। मैंने फारूक साहब, एक तो ये 5वां फ्लोर था गालिबन, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो फाइबर ग्लास का बना हुआ था जिसकी वजह से गालिबन यहाँ पर जो है वो आग ने ज़्यादा नुकसान किया है। तो इस बारे में कुछ बताइएगा, आपकी रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद थी, क्या देखा उसने? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि ये फ्लोर नहीं था। आप समझें कि ये एक ममटी थी और कुछ लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे और जिस बंदे ने इसको रेंट आउट किया उस ममटी को एक छोटी सी छत में कन्वर्ट कर दिया जो नियर अबाउट 10x10 की होगी, और वहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास के लोग जो थे उन्होंने उसको रेंट आउट किया हुआ था। और जो बज़ाहिर शवाहिद नज़र आते हैं वो यही हैं कि वहाँ पे सिलेंडर मौजूद था और सिलेंडर सोर्स बना है और उसके बाद वहाँ से आग फैली है। और फाइबर ग्लास जो है ये किसी भी शख्स को मौका नहीं देती, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये विद इन सेकंड्स जो है वो आग फैल जाती है। फारूक साहब, माज़रत के साथ वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस बारे में हमारे साथ फारूक अहमद साहब, तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब, और इस वाक़े के हक़ाइक़ के बारे में हमें आगाह करे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफ़िज़।